तो दोस्तों आज हो गया 26 मार्च 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आप ले। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इस तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार शपथ ली। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट 2.0 के 50 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल से 24 मंत्रियों को हटाकर नए चेहरे को जगह दी गई है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कुल 52 मंत्रियों ने शुक्रवार को शपथ ली। जिन लोगों को दोबारा मंत्री नहीं बनाया गया उनमें मोहसिन रजा, जयप्रकाश निषाद, राम नरेश अग्निहोत्री, अशोक कटारिया, जयप्रकाश निषाद और रमापति शास्त्री शामिल हैं। शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार में दम है तो दाऊद इब्राहिम को मरवा कर दिखाएं। महाराष्ट्र विधानसभा में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने एनसीपी नेता नवाब मलिक का बचाव किया। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के रिश्ते दाऊद इब्राहिम से हैं तो इतने सालों तक केंद्र एजेंसियां क्या कर रही थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायकों के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। उद्धव ठाकरे ने केंद्र की बीजेपी सरकार से पूछा है कि आतंकी अफजल गुरु और बुरहान वानी से सहानुभूति रखने वाली पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी सरकार क्यों बनाई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकार बनाते ही राज्य में कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को उन्होंने ऐलान किया कि पूर्व विधायकों को सिर्फ एक बार के टर्म के आधार पर ही पेंशन दी जाएगी। आपको बता दें कि वीडियो मैसेज में सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में पूर्व विधायक जितने बार जीत कर आते थे उतनी अलग अलग पेंशन लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि आप कितनी बार भी विधायक रहें आपको सिर्फ एक बार की पेंशन मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सांसद विधायकों वाली पेंशन ले रहे हैं क्योंकि विधायकों की कई टर्म मिलाकर पेंशन सांसद की पेंशन से कई ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। उनके साथ 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से फोन करके न्योता दिए जाने के बावजूद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। हालांकि शपथ के तुरंत बाद उन्होंने नसीहत के साथ नई सरकार को बधाई दी है। इस दौरान वो तंज कसते हुए भी नजर आए। जी आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, जनता की सच्ची सेवा की भी लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे थे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हाथ मिलाया और उन्हें भी बधाई दी। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात को लेकर राजद ने तंज कसा है। राजद ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के दौरान ली गई तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, अब बस मिट्टी में लेटकर पैर पकड़ना ही बाकी बचा है। बिहार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने मुकेश सहनी के नैतिकता वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपशब्द कह सकते हैं वो हमारे लिए कुछ भी कह सकते हैं। नैतिकता सिर्फ एक के लिए नहीं सभी के लिए होती है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बहुत सारे सवाल का और भाषाओं का जवाब है। लगातार हमारे नेतृत्व का अपमान किया जा रहा था, इसी वजह से तीनों विधायकों ने वीआईपी को छोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में रामपुर हाट में हुई हिंसा पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। विपक्षी पार्टियां जहां राज्य की ममता सरकार पर निशाना साध रही है तो वहीं सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस अपना बचाव करने में जुटी हुई है। इस बीच एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस घटना पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीरभूम में जो हुआ वो बताता है कि राजनीतिक पार्टियां उस राज्य के मुसलमानों के नाम पर वोट लेती है लेकिन उनको ना शिक्षा और ना कलम देती है बल्कि उनके हाथों में बम थमा देती है। जो भी बीरभूम में हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि राज्य सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम रही है। एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से उठे। मैं किसकी बात करूं? मैं इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने एक दूसरे को आईना दिखाया है। मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। हेल्थ और एजुकेशन वो बुनियादी जरूरत है जिस पर गंभीरता के साथ एक संवेदनशील और कल्याणकारी सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल में सबसे सेहतमंद मंत्री हैं हमारे हेल्थ के और कोशिश जरूर ये करते रहे होंगे। हॉस्पिटल्स के घर को हम चमकते हुए देख रहे हैं, ये भी मेरी आंखों ने देखा है। लेकिन मैं क्या कहूं डिप्टी स्पीकर महोदय कि जब एम्स में जाना पड़ता है या आईजीएम्स में जाता हूं, पीएमसीएच में जाता हूं तो वहां बीमारों की तादाद और लाचारों को देखकर बड़ा दर्द होता है। पूरे बिहार की जो स्थिति है, डॉक्टरों की कमी है,
एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। बिहार की गरीबों की राशि बाहर जा रही है। मैं इतना अनुभव शेयर नहीं कर सकता। मैं तो देखता हूं कि गांव में आज भी पेट में बच्चा लिए औरतें मर रही हैं, हॉस्पिटल डॉक्टरों से खाली हैं, नर्सें भी नहीं समय पर जाया करती हैं और आबादी के अनुपात में डॉक्टरों की और नर्सों की बड़ी कमी है। सरकार को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और बिलखुसूस वो जो इलाके बैकवर्ड हैं, जो इलाके आपदा पीड़ित हैं, सड़क और पुलों से वंचित हैं, उसमें हमारा क्षेत्र आता है सीमांचल का। और सीमांचल की स्थिति महोदय, प्रति व्यक्ति आय कम है, मेलन्यूट्रिशन सबसे ज्यादा वहां पर है। उस इलाके में तवज्जो देने की जरूरत है। चाहे हॉस्पिटल हमारा 94 में बना 22 अनुमंडल महोदय, आज तक इन 28 सालों में भी वहां पर आज तक अनुमंडल का हॉस्पिटल हमारा नहीं बन सका है महोदय। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस पर तवज्जो देने का काम करेंगे। सीमांचल के सारे हॉस्पिटलों का बुरा हाल है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जहां तक मैं समझता हूं कि समाज कल्याण का मामला है, तो इनके आंगनबाड़ी की हालत बड़ी खराब है। मंत्री जी को तवज्जो देनी चाहिए। आंगनबाड़ी की जो हालत है, इसमें जो सुपरवाइजर इन्होंने बहाल किया है, तो जितने पहरेदार बने उतने हिस्सेदार बने हैं। 2500 से 3000 रुपए प्रति आंगनबाड़ी वसूल किया जा रहा है और अगर वो हो रहा है तो मंत्री जी को तवज्जो देनी चाहिए। जहेज उत्पीड़न का मामला, आज बेटियां जहेज के लिए तड़पाई जा रही हैं, शौहर छोड़ के दिल्ली में शादी कर लेता है। महिलाओं की तकलीफ को सुनने के लिए कोई समाज का जिम्मेदार खड़ा नहीं है। महिला आयोग को भी इन लोगों ने अब तक गठन नहीं किया। महिला के बारे में सरकार की संवेदनहीनता क्या है, ये दर्शाता है। महोदय, हम पीड़ित हैं सबसे ज्यादा, अगर हैं तो हमारा क्षेत्र आपदा पीड़ित है महोदय। एक तो आपदा से पीड़ित है महोदय, समय में पीड़ित मत कीजिए, 2 मिनट का समय दीजिए महोदय। मामला ये है कि सारी घनी नदियां, और मैं समझता हूं कोमल हृदय की है हमारी मंत्री महोदया जो आपदा को देख रही है इस वक्त। मैंने आज 1-1.5 साल से जो सरकार बनने के बाद जब सदन में हम लोग आए हैं, पहले फरियाद यही लेकर आए हैं कि जो लोग हमारे महानंदा कनके डोक में कटे हैं, 2000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, आज तक उनको राशि नहीं मिल पाई। मैं आभारी हूं कि अभी लगभग 75 आदमी को जमीन इन्होंने दिलवाया है। तकरीबन 2000 लोगों को जमीन देने की जरूरत है। आपदा के मामले में हमारी खेतियां बर्बाद हो गई। हमने पढ़ा अभी उनके वक्तव्य में कि जिनको आपदा की वजह से जिनकी खेती नहीं हो पाएगी, ऐसे किसानों को भी मदद की राशि दी जाएगी। लेकिन महोदय, मदद की राशि क्या, जिनकी खेतियां बर्बाद हो गई, जो मर गए, मरने वालों को भी राशि नहीं मिल पाई है महोदय। मैं समझता हूं कि चंदवार के अख्तर और खुशनुमा जो दोनों मर गए, शौहर बीवी, उनके 4-4 बच्चे हैं और आज तक 3 साल तक आपदा की राशि उनको नहीं मिल पाई है। यही मामला अमोर का है, बायसी का है, हमारा डगरवा का है और कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, जोकी तक का हमारा जो वो क्षेत्र जो समाहित है पूरे तौर पर आपदा में, उसकी हालत बड़ी खराब है। मैं चाहता हूं कि आपदा पीड़ितों को, मैं कुछ अलग से नहीं मांगता, मुझे 5% कम ही दीजिए। मुझे कभी कभी शक होने लगता है कि आपदा के बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार अगर है तो आपदा पीड़ितों का है। मैं समझता हूं कि हमारे सरकारी जो चाकर हैं, ये कहीं न कहीं से हमारे माननीय मुख्यमंत्री के इस आशा को जमीन पर आने नहीं दे रहे हैं।